जरा ये वीडियो देखिएगा। महमूद गजनवी तो है नहीं है, वो तो लूट मार करके वापस चला जाता था। उस स्टैंडर्ड पे तो नहीं इनको देखा जा सकता। वो भी लूट मार करने आता था, चला जाता था वापस। हमारी तारीख में उसको हीरो पेंट किया जाता है, जो मैं नहीं मानता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। ये थे जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, जो कि फरमा रहे थे कि सुल्तान महमूद गजनवी इनके लिए हीरो नहीं हैं और वो लूट मार करने आए थे एंड सो फोर्थ। देखें, जो भी तारीखी शख्सियात होती हैं, आम तौर पे हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, यानी कि जो मुस्लिम तारीखी शख्सियात सुल्तान महमूद गजनवी की तरह की जो हों। एक ऑप्शन ये होता है हमारे पास कि वो इस्लाम के हीरो हैं। एक ऑप्शन होता है कि नहीं, वो तो लुटेरे और वो तो डाकू लोग और इस तरह के वो लोग थे, प्लंडरिंग करने आए हुए थे। हकीकत ये है कि आप ऐसी किसी भी शख्सियत को अगर इस्लाम का हीरो न भी समझें तो वो आपका हक है, लेकिन इस तरह से लेबलिंग कर देना कि जिनसे मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हों, वो तारीख़ को आप मस्ख कर दें या तारीख़ का आपको पता ही ना हो, तो ये ठीक नहीं है। तो ये पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में एक लिबरल ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, कभी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ऐसी बातें कह देनी जो कि हक़ाइक़ के मुनाफी हों। और अगेन मैं फिर कहूँगा कि कोई आदमी इब्न कासिम को अगर इस्लाम का हीरो ना समझे तो ये उसका हक़ है, लेकिन गलत तारीख़ लोगों तक पहुँचा देनी ये ठीक नहीं है। या अब जैसे ख्वाजा आसिफ साहब हैं, और मैं लिबरल्स की बात कर रहा हूँ, साथ ख्वाजा आसिफ साहब का नाम ले रहा हूँ, ये मैं कोई लेबल नहीं लगा रहा हूँ उन पे। ये ख़ुद उनकी आपको सोशल मीडिया पे वीडियो मिल जाएगी जिसमें किसी अमेरिकन इदारे से बात करते हुए वो फरमा रहे थे कि हम लिबरल हैं। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। What's the foreign policy difference between PMLN and PTI at this stage, would you say? I would call myself, if I'm allowed that indulgence, that we are much more liberal than PTI. तो अभी ये हक़ाइक़ लोगों के सामने रखना ज़रूरी है कि क्या वाक़ई ही सुल्तान महमूद गजनवी कोई किसी लुटेरे का नाम था, किसी डाकू का नाम था, या हम सिर्फ़ तारीख़ को पढ़े बग़ैर कूल लगने के लिए मीडिया पे कि हमने एक डिफरेंट बात की है, हम कोई ऐसी बदगुमानी का शिकार हो रहे हैं कि पता ही नहीं है हकीकत क्या है और बिला वजह लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। तो आज की वीडियो इस हवाले से बनाना ज़रूरी है। अब चलते हैं तारीख़ी हक़ाइक़ की तरफ। आम तौर पे जब हम सुल्तान महमूद गजनवी का नाम लेते हैं तो जो हमारे जहन में आता है कि हिंदुस्तान पे 17 हमले किए, सोमनाथ का मंदिर जो है उसको तख्त-ओ-ताराज किया, वगैरह वगैरह वगैरह। अब लोग कुछ देखते हैं इसको कि बाहर से आने वाला एक शख्स हिंदुस्तान में आया और उसने बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर दी कि वो बाहर से आया था। लेकिन हकीकत यह है कि ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती, ये कहानी इससे बहुत पहले स्टार्ट होती है। ये तो 1024-225 के ज़माने की बात है जो सोमनाथ के मंदिर का वाक़या हुआ। इससे पहले कोई सिर्फ सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने में ही ये कोई 20-25 साल का एक अरसा है। लेकिन ये जो राइवलरी है, ये जो दुश्मनी है, ये तो सुल्तान महमूद गजनवी के सुल्तान बनने से भी पहले की चली आ रही है। तो किसने शुरुआत की, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है, और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा 973 ईस्वी में। गजनी और इसके गिरदोनवा में हुकूमत थी सेमनिड एम्पायर की, जिसके एक जर्नैल सबकतगीन जो कि सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद थे और बाद में गजनवी सल्तनत की बुनियाद रखने वाले भी थे। यहाँ पे उनके पास चार्ज था, और अबू अली लाविक एक और मुस्लिम सरदार जिनकी दुश्मनी थी समरिद एम्पायर से, प्रिखली जो वहाँ पे गजनवी कंटिंजेंट था उनके साथ। और वो इसलिए थी कि अगरचे अभी गजनवी सल्तनत की बुनियाद पूरी तरह रखी नहीं गई थी, लेकिन इनका असर रसूख बढ़ता जा रहा था। अभी ये अब्बासी खिलाफत के ताबे नहीं आए थे, अभी जो ज़्यादा लोकल जो समरिद एम्पायर है ये उसके तहत थे। तो लाविक को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि जो गजनवी हैं इनका असर रसूख बढ़ रहा है। तो गजनवियों ने फिर हिंदू शाही जयपाल ये वो शख्स है जिसकी पहली जंग हुई सुल्तान महमूद गजनवी के साथ बाद में, लेकिन मैं अभी आपको तारीख इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि ये पहल किसने की थी। ये एक तरह की कन्फेडरेट आर्मी, यानी कि बहुत से जिसमें हिंदू हुक्मरान वो शामिल हुए, और अबू अली लाविक के साथ मिलकर इन्होंने हमला किया सबकतगीन की जो इलाका था उस पर, कि हम उसकी हुकूमत को ख़त्म कर दें। अब यहाँ पे ये जंग ना इस्लाम के लिए हो रही है, ना ही ये जंग हिंदुज़म के लिए हो रही है। ये प्योरली एक बात थी कि इधर से हिंदुस्तान, उधर से सेंट्रल एशिया, दरमियान में अफ़गानिस्तान, जो मौजूदा अफ़गानिस्तान है, कि इनके अंदर जो कॉरिडोर्स थे, वो तिजारती जो गुज़रगाहें थीं वो बड़ी, और इवन जंगी जो सफ़र है उसके हवाले से वो बहुत ज़्यादा अहम थी, तो सब उन पे कब्ज़ा करना चाह रहे थे। और गजनवी एक न्यू बॉय ऑन द ब्लॉक, ये किसी को हज़म नहीं हो रहा था। तो लाविक और जयपाल ने मिल के हमला किया, दोनों को शिकस्त हुई, बुरी शिकस्त हुई, और वहाँ से फिर जो गजनवी सल्तनत है वो एक्चुअली आप कह सकते हैं कि तरह से मैप पे आ गई। तो ये तारीख़ का ये हिस्सा याद रखना ये बहुत ज़रूरी है कि पहल जयपाल पार्टी ने की थी लाविक के साथ मिलकर,
और ये अगर आपको लग रहा है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने लूट मार की थी इसलिए कि वो मौजूदा अफ़गानिस्तान का जो इलाका गजनी वहाँ से हिंदुस्तान में आया, तो सवाल ये है कि जो यहाँ के लोग थे, ये जयपाल वगैरह, ये वहाँ पे क्या करने गए थे? क्या इनको भी आप लुटेरा कहेंगे? ऑब्वियसली आप इनको लुटेरा नहीं कह सकते। मैं थोड़ी देर आपको रोकना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, इसलिए कि आप तारीख़ के बहाव के साथ जाते हैं। अगर एक इलाके का हुक्मरान एक्सपैंड कर रहा है, दूसरे इलाके में जा रहा है, तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब, सिकंदर को भी आप कहें वो लुटेरा था, जयपाल को कहें वो लुटेरा था। उसके अलावा इतने बड़े-बड़े तारीख़ के नाम हैं, फिर तो उसमें आप इवन जो इस्लामी सल्तनत के जो बड़े-बड़े जर्नैल गुज़रे हैं, आगे पीछे जिन्होंने किया, क्रिश्चियन गुज़रे हैं, फिर तो इसका मतलब है कि तारीख़ में लूट मार के अलावा कोई और चीज़ है ही नहीं। इस तरह से ना करें, आप उन्हें इस्लाम का हीरो नहीं मानते, ना माने, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये लुटेरा वगैरह कह देना इस तरह की तारीख़ को जाने बगैर, ये एक इंतहाई नामुनासिब हरकत है और मेरे ख़्याल में आपको नहीं करनी चाहिए थी। खैर, बात हमारी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, अब आगे चलते हैं। इसके बाद 986 और 987 ईस्वी में जयपाल ने एक कन्फेडरेट आर्मी दोबारा से रेज़ की। कन्फेडरेट आर्मी का मतलब कि बहुत से राजवाड़े जो आगे पीछे के थे, उनके राजाओं से, उनके जो बादशाह थे, उनसे फ़ौज इकट्ठी की, पैसा इकट्ठा किया, यानी कि बहुत से मुख्तलिफ जो रियासतें हैं उनकी एक मुश्तरका आर्मी बनाई और दोबारा हमला किया। इस दफ़ा जो जंग हुई वो लग़मान में हुई, जो कि मौजूदा अफ़गानिस्तान में लग़मान वलायत शायद उसके नाम से, काबुल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये वहाँ पे हमला किया और इस गरज से किया कि सबकतगीन को हमने मुकम्मल तौर पे नेस्तो नाबूद कर देना है और हमने काबुल पे दोबारा कब्ज़ा करना है। ख्वाजा आसिफ साहब गौर से सुनिएगा, जो आइडिया था यहाँ पे जयपाल का, वो ये था कि वो समझता था कि काबुल पे हमारी हुकूमत थी, उसके बाद काबुल शाही आ गई और काबुल शाही से हमने उसके बाद फिर ये जो गज़नी हैं इनका असर रसूख बढ़ रहा है, तो हम अपनी हुकूमत वहाँ पे वापस लेंगे, हम अपनी हुकूमत वहाँ पे वापस लेंगे। अब आपको सुल्तान महमूद गज़नवी का हिंदुस्तान में आना तो आपको चोरी और लूट मार लग रही है, लेकिन ये जो लोग वहाँ पे पहले अपनी हुकूमतें बना के बैठे हुए थे, ये क्या वहाँ पे जाके उन्होंने लोगों से कुछ दरख्वास्त की होगी कि हम आना चाहते हैं, प्लीज़ हमें हुकूमत दे दें? Is this how you think it might have gone? No, it didn't. खैर, लग़मान के इलाके में जो जंग हुई, इसके ऊपर उत्बी और H.M. एलियट, ये दो मौरख़ीन हैं जिनका काम बहुत काबिल कदर है, जो दोनों ही इस नतीजे पे पहुँचे कि कई दिन तक जंग लगी रही और जयपाल की कन्फेडरेट फ़ौज जो है वो उसको अपर हैंड रहा। वहाँ पे सबकतगीन की जो फ़ौज है वो बिल्कुल शिकस्त के धाने पे तो नहीं पहुंची हुई थी, लेकिन वो बैक फुट पे थी। लेकिन उसके बाद मौसम ने एक अजीब टर्न लिया, वहाँ पे तूफ़ानी हवाएं और बर्फ़ें और यानी कि जिसे कहते हैं कि जो बर्फ़ानी तूफ़ान होते हैं वो शुरू हुए, जिससे आर्जी तौर पे जंग थोड़े से टाइम के लिए रुकी। दोबारा जब स्टार्ट हुई तो उस वक्त सबकतगीन की फ़ौज जो है वो सबकत ले गई और बहुत बुरे तरीके से शिकस्त हुई। ये लोग पसपा हुए और वादा करके आया जयपाल कि वो उसके बाद वहाँ पे उस इलाके में हमला नहीं करेगा। लेकिन ये बात भी तारीख़ में लिखी है, एलियट ने भी नोट की है, उत्बी ने भी नोट की है कि ये वादा जाके तोड़ा और दोबारा से इस अज़म का इरादा किया कि मैंने ये दोबारा से हमले करने हैं। यानी 973 में आगाज़ किया, 986-87 में उसका इयादा किया और फिर अमन का एक मुआहदा किया, ख़ुद उस अमन के मुआहदे को तोड़ा। तो ये ना कहें कि कोई बाहर से आ गया था और ये लड़ाइयाँ जो हैं ये हिंदुस्तान के एरिया में नहीं हो रही, ये सारी मौजूदा अफ़गानिस्तान के एरिया में हो रही हैं। तो गैस करें कौन वहाँ पर गया था? उससे पहले जो हिंदू शाही, जिसका जो डिनेस्टी है राजपाल की, और ये हिंदू शाही ये उनका नाम नहीं, ये तारीख़ ने, अल-बैरूनी वगैरह ने इनको नाम इसलिए दिया कि उस ज़माने में जो भी गवर्नमेंट होती थी तो शाही कहा जाता था। वो तुर्की शाही हो सकती थी, वो काबुल शाही हो सकती थी, वो हिंदू शाही हो सकती थी। तो ये जो हिंदू शाही गवर्नमेंट है, आप अंदाज़ा करें कि ये हिंदुस्तान के होने वाली, ये इतने सेंट्रल एशिया तक फैले कैसे हुए थे? लुटेरे थे आपके नज़दीक। खैर, अब बात आगे बढ़ती है जहाँ से आगाज़ होता है सुल्तान महमूद गज़नवी की हुकूमत का, जो कि सबकतगीन के बाद उनको मिला। ये हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको दिया है कि ये जंग पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। अब चलते हैं सुल्तान महमूद गज़नवी के दौर की तरफ। 1001 ईस्वी में सुल्तान महमूद गज़नवी, जो कि अपनी रियासत को एक्सपेंड करना चाहते थे, इसलिए कि अब जो गज़नवी सल्तनत है, मतलब पूरा एक एम्पायर डेवलप हो रहा था। हर आदमी, हर बादशाह की ख्वाहिश होती है कि वो एक्सपेंड करे। तारीख़ में यही हमने देखा है, वो जिस मर्ज़ी मज़हब का हो, मसलक का हो, जो भी उसके इरादे हों, या माफ़ी चाहता हूँ, जो भी उसका अक़ीदा हो, उसके इरादे हमेशा यही रहे। तो अब ये एक्सपेंशन तो हो रही थी और जंग ये भी जारी थी। 10,001 ईस्वी में द बैटल ऑफ पेशावर होती है और यहाँ पे जयपाल का मुकाबला अब सुल्तान महमूद गज़नवी से होता है। फीरियस जंग हुई, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही खूनी जंग थी। लेकिन अगेन आइडिया है जो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये जंगें
को सोमनाथ में नहीं हो रही थी, गुजरात में नहीं हो रही थी, ये भी पेशावर में हो रही थी, जो कि इलाका तो बिल्कुल हिंदूशाही के अंदर था, लेकिन वो कब्जा ही किया हुआ था ना उन्होंने उस इलाके पे। तो ये जो जंग हुई, जो मौजूदा पेशावर है इसके करीब, ख़तरनाक जंग थी, खून रेज़ जंग थी, और इस जंग में जयपाल को फिर शिकस्त फाश होती है, यानी कि तीसरी दफ़ा। लेकिन अब जब तीसरी दफ़ा शिकस्त हुई है, और ये सबकतगैन नहीं बल्कि उसके बेटे के हाथों शिकस्त हुई है, तो ये जयपाल से अब रहा नहीं गया। उसने एक काम किया, हिंदू तारीख में उसको बहुत ज़्यादा दिलेरी से गिना जाता है। हमारी ये राय है, अगेन ये हमारी राय है, हम ये नहीं कहते कि हम उसमें कोई फतवा लगा रहे हैं या किसी के, हमारे मज़हब में जो उसने किया वो जायज़ नहीं। और वो ये कि उसने ख़ुद ही अपनी एक पायर बनाया, वो जो होता है जहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठी करके जो आग लगाई जाती है, उसने ख़ुद ही अपनी जगह मुंतखब की, लकड़ियाँ इकट्ठी की और उस आग में ख़ुद दाखिल हो गई, यानी कि उसने ख़ुदकुशी कर ली ज़िंदा जलकर। उसके बाद हुकूमत इसके बेटे के पास आ जाती है, और जंग तो चूँकि चल निकली थी, और भी ये सारी जंगें जो हो रही थी आइदर बॉर्डर पे हो रही थी दो सल्तनतों के, या गज़नवी इलाके में हो रही थी। इसके बाद सुल्तान महमूद गज़नवी ने फिर पे दर पे हमले किए, जो कि 1025-1026 में जाके कल्मिनेट होते हैं, जिसमें आखिरी सोमनाथ का मंदिर जो है वो उसकी रैनसैकिंग होती है, उसको सैक किया जाता है। कोई शक नहीं है कि उस फ़ौज ने वहाँ पे लूट मार बहुत ज़्यादा की, लेकिन तारीख़ हमें ये बताती है कि ये कोई ऐसी रिलीजियसली मोटिवेटेड वॉर नहीं थी हर तरह से, कि ये वो प्योर इस्लामी जहाद नहीं था। ये बात बिल्कुल मैं भी मानता हूँ, तारीख़ मानती है। लेकिन इसके साथ साथ ये कहना, ये तासुर दे देना कि बस वो अचानक से उठ के आके उन्होंने इधर से जंगें वगैरह करना शुरू कर दी और लूट मार करना शुरू कर दी, ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात तारीख़ में दर्ज है। आप एलियट को पढ़ें, उत्बी को पढ़ें, और बहुत बड़े-बड़े राइटर हैं उनको आप पढ़ें, एक चीज़ क्लियर आपको मिलती है, और वो ये है कि सुल्तान महमूद गज़नवी ने कभी भी अपने मज़हब को किसी और पे मुसल्लत नहीं किया था। इनफैक्ट सुल्तान महमूद गज़नवी की आर्मी में बहुत बड़े-बड़े दस्ते थे जो खालिस्तन हिंदुओं के थे, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे लाविक एक नॉन हिंदू लीडर ने हिंदू के साथ मिलकर सबकतगैन के साथ पे हमला किया, इसलिए कि वो एक पावर स्ट्रगल थी, वो रिलीजियस वॉर नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही सेंट्रल एशिया के बहुत से मुसलमान थे जिनके खिलाफ सुल्तान महमूद की हिंदू आर्मीज जाके लड़ती थी। मतलब ये उस ज़माने की एक पॉलिटिक्स थी। जितने, और सुल्तान महमूद की आर्मी में शामिल होने के लिए हिंदू होना कोई बुरी बात नहीं समझा जाता था, मुसलमान होना कोई शर्त नहीं थी, लोग अपने मज़ाहिब को प्रैक्टिस करते थे। लेकिन जो एक चपकलिश थी वो लगी हुई थी, जिसमें पहल हिंदू शाही ने की थी, और इसका ख़ात्मा सुल्तान महमूद ने दूसरी जनरेशन में आके किया। सबकतगैन से स्टार्ट हुआ और फिर सुल्तान महमूद गज़नवी ने इसको ख़त्म किया। ये है वो तारीख़ जो भी मैंने बड़ी मुख्तसर बताई है। इसके अंदर और बहुत सी छोटी मोटी जंगें हैं, बहुत से मुआहदे हैं, बहुत सी इसके अंदर आपको और चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन ये तरीक़ाकार हमारे लिबरल्स का ये ठीक नहीं है कि जो भी इस्लामी तारीख़ के का अब सुल्तान महमूद गज़नवी के हवाले से एक चीज़ सॉरी मेरे जहन से निकल गई थी कि ये बात तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि खालिस्तान इस्लाम के लिए जंग नहीं थी, लेकिन क्या इससे इस्लाम को फ़ायदा नहीं हुआ? ये गलत है। मुसलमानों को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिली, बहुत ज़्यादा जो परसिक्यूशन हो रही थी मुसलमानों की लोकल राजाओं के हाथों, बहुत ज़्यादा उनको तहफ़्फ़ुज़ मिला। यहाँ पे इस्लाम का एक गेटवे अच्छा बना, जो पहले महलब बिन अबी सफ़रा हो गए, मोहम्मद बिन कासिम हो गए, और उसके बाद अब इस तरफ से जो एक ये कामयाब इन्वेजन होती है, जो कि होती बदले में है, क्योंकि पहले इन्वेजन इन्होंने की, जो मैं बात आपको बता चुका हूँ, 973 से काम स्टार्ट हुआ था। उसके ऑफ कोर्स इस्लाम को फ़ायदा हुआ, और उससे बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनकी जानें बचीं, जुल्म से उनको वो महफूज हुए। अब आप ये कह देना कि वो आदमी लुटेरा था, चोर था, डाकू था, ये क्या तारीख़ है? ये क्या तारीख़ है? अगर आपको नहीं पता तो आप ना उस पे बात करें, लेकिन आपको इस चीज़ का आपको जानना चाहिए कि आप एक पोजीशन पे बैठे हुए हैं, एक ओहदा है आपके पास, आपकी बात की एक वज़न है उसका। आइदर रीड द हिस्ट्री कम्प्लीटली, लोगों को सारी बात बताएं, या अगर आप नहीं बता सकते सारी बातें लोगों को, तो कम से कम इस तरह से फिर तबसरे ना किया करें। ये ऑलरेडी हम बड़े बैकफुट पे हैं, और मेरा जो काम है वो है कि तारीख़ को सामने रखना, जो कि मैंने रखी। बस मेरी दरख्वास्त है अपने लोगों से कि जब कभी भी आपको इस तरह से मिसलीड किया जाए, गो एंड रीड द हिस्ट्री, तारीख़ पढ़ें, आपको क्लियर हो जाएगा कि जिस तरह से एक मुसलमान फ़ातिहीन के ख़िलाफ़ जो एक नया पाकिस्तान में ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, इंडिजिनस अपने लोगों के हाथों, ये बड़े अफसोस की बात है। अपने लोगों को, आप कूल बनना चाह रहे हैं, किसके सामने बनना चाह रहे हैं? वोट आपको कहाँ से मिलेगा? कि चंडीगढ़ से जाके आपने वोट लेना है, और भाई सियालकोट से वोट लेना है? क्यों कैसी बातें कर रहे हैं? जो दिल्ली का नैरेटिव हो सकता है, जो बॉम्बे का नैरेटिव हो सकता है, क्या हमारा नैरेटिव है ये? खैर, बात लंबी हो गई, तारीख़ लोगों तक पहुंचाना मकसूद था, वो बात पूरी हो गई है। आपका कोई भी इस पे क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है, आप ज़रूर लिखिएगा। आई विल डू माय बेस्ट टू गेट बैक टू यू। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।